The teacher calls out to friends as it his turn to recite the topic of participle. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? Now, friends told us that it was his turn, it was his chance to recite. Recite means to repeat or memorize, to repeat the lesson prepared or memorized. किसी लेसन को जो है पढ़ के सुनाना जो उसने मेमोराइज करके प्रिपेयर किया है, तो इट वॉज हिज टर्न, इट वॉज हिज चांस टू रिसाइट। अब ये उसका चांस था जहाँ पर टीचर उसको बुलाता है कि फ्रेंड्स जो है उस जो अर्लियर टॉपिक जो होम असाइनमेंट में टॉपिक मिला था पार्टिसिपल, अब उसे उसको रीड करके सुनाना है जो उसने प्रिपेयर किया है घर से। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कहता है कि वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी, मतलब मैं क्या कुछ भी करने को, मतलब कुछ भी देने को मैं कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, कुछ भी वहां दे सकता था फॉर दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि मतलब पूरा जिससे उसे पार्टिसिपल का जो रूल है उसको जो एक बिल्कुल ड्रेडफुल मीन्स क्या होता है कि विच इज़ वेरी फ्राइटनिंग, जो बहुत ही डरावना उसको लग रहा था। जिससे क्या होता है कि बच्चों को जो टॉपिक तैयार नहीं होते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं, वो बहुत ही डरावने लगते हैं, बहुत ही फ्राइटनिंग लगते हैं। तो उसी तरह से जो पार्टिसिपल का टॉपिक था वो फ्रेंड्स के लिए बहुत ही डरावना था। तो उसने कहा कि वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था, मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार था उस डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिए, पार्टिसिपल डिफ़िकल्ट टॉपिक के लिए। उसको वो वेरी लाउड एंड क्लियर, मतलब जिससे वो एकदम वेरी लाउड और क्लियरली उसको बिल्कुल एक पूरी जो है फ्लो में वो बताना चाहता था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कुछ जो है एक गलती के वो उसको पूरा सुनाना चाहता था। वो क्या नहीं कर सकता था, उसके लिए क्या, मतलब वो पूरा मतलब प्रयत्न करने के लिए तैयार था। So, means here he wanted to be able to recite the topic in one go and without any mistake, and to please his teacher, अपने टीचर को प्लीज करने के लिए वो पूरा प्रयास करना चाहता था। बट his desperation is reflected in his willingness, लेकिन अब यहाँ पर इन लाइनों में उसका desperation दिख रहा है कि वो बहुत ही desperate हो रहा है, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन वेल, क्योंकि वो लेसन को अच्छे से तैयार नहीं कर पाता है। बट आई गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क बाई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप बट आई गॉट मिक्सड अप मीन्स क्या होता है, कंफ्यूज्ड। तो वो यहाँ पे क्या होता है कि पहले ही वर्ड में, जैसे ही वो पार्टिसिपल के बारे में बताना शुरू करता है, तो पहले ही वर्ड में, पहली ही लाइन में वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड स्टूड देयर, और फिर वहां पे वो खड़ा हो जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ करके वो खड़ा हो जाता है। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और उसके अंदर बिल्कुल भी डेयरिंग, दैट मीन्स ही हैज नो करेज। नॉट डेयरिंग दैट मीन्स ही हैज नो करेज। ही वॉज नॉट हैविंग करेज, उसके पास बिल्कुल भी करेज नहीं था कि वो ऊपर देखे, अपने टीचर को देख सके। एकदम डर वो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही वो जो है पार्टिसिपल में कंफ्यूज हो जाता है, उसको बता नहीं पाता है। I heard Mr. Hamill say to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. I heard M. Hamill say to me. और तभी वहाँ पे फ्रेंच सुनता है कि मिस्टर एम हैमल जो है उससे कहते हैं कि आई वोंट स्कॉल्ड यू, वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच मतलब छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, और तुम खुद ही अपने आप में ही बहुत तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तुम जरूर ही अपने आप में बुरा फील कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, और देखो कैसे होता है ये, देखो कैसे होता है, मतलब इस क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि देखो कैसे होता है ये। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, मैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन कहते हैं अरे हमारे पास तो बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे लर्न कर लूंगा, आज तो बहुत समय है, अभी इसको लर्न करने में बहुत समय है, मैं इसे कल कर लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो कम आउट मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। देखो इसका रिजल्ट क्या निकला है।
इट मीन्स क्या होता है कि जब भी कभी स्टूडेंट को स्कूल में कोई भी वर्क मिलता है तो दे पुट ऑफ द थिंग्स, वो चीज़ों को पुट ऑफ करते हैं, कहते हैं कि अरे अभी बहुत टाइम है, इसे कर लेंगे, अभी एग्जाम में तो इतना समय है। तो दे जस्ट कीप पुटिंग ऑफ द थिंग्स, वो चीज़ों को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। और उस टालने की वजह से क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आता है तब वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनका एंग्जाइटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसी तरह से फ्रेंच को अब क्लास में सुनाना था, तो अभी तक वो चीज़ों को पुट ऑफ कर रहा था, वो टाल रहा था। लेकिन अब आज समय आ गया तो अब वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो वही टीचर उसको रियलाइज कराते हैं कि देखो इसका रिजल्ट क्या निकला, यू वर कीप पुटिंग ऑफ द थिंग्स, चीज़ों को तुम टालते रहे और देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और उसके टीचर कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एल्सिस के साथ में। विद एल्सिस मीन्स द पीपल ऑफ एल्सिस, मतलब जो एल्सिस के लोग हैं वो जनरली जो है चीज़ों को पुट ऑफ करते रहते हैं, टालते रहते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, सी पुट्स ऑफ लर्निंग मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द लैंड ऑफ एल्सिस। और जब हम किसी कंट्री को या किसी मदरलैंड को हम अगर कन्वे करते हैं तो वी सपोज दैट फेमिनिन जेंडर, तो इसीलिए यहाँ पे एलिसिस के लिए यूज किया गया कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो इट इज ऑल अबाउट द पर्सन और द नेटिव हु आर लिविंग इन एल्सिस, जो एल्सिस में लोग रहते हैं, इट इज ऑल अबाउट देम। ये उनके बारे में कहा गया कि यहाँ के जो लोग हैं दे ऑलवेज पुट ऑफ द थिंग्स टिल टुमारो, मतलब कल, आने वाले कल के ऊपर वो टालते रहते हैं कि अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो इस तरह से वो टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो लोग जो अब यहाँ पे ऑक्युपाई कर रहे हैं, मीन्स दोज फेलोज दिस टर्म इज यूज्ड फॉर पर्शियन पीपल, जो पर्शियन पीपल है जो वहां पर ऑक्युपाई कर रहे हैं, जो वहां पे रेन करने वाले हैं, हु इज गोइंग टू रूल ओवर, जो रूल ओवर करने वाले हैं। अब वो लोग क्या होगा, दे विल हैव द राइट टू से टू यू। अब उनके पास ये अधिकार होगा कहने के लिए। हाउ इज इट, और देखो कैसे होगा ये, मतलब उनके पास अधिकार होगा इन चीजों को कहने के। कार होगा यह कहने के लिए, हाउ इज इट, कि ये देखो, यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि देखो तुम लोग शो ऑफ करते हो। प्रेटेंड मीन्स क्या होता है, शो ऑफ करते हो। टू बी फ्रेंचमैन मतलब एक फ्रेंच होने का तुम लोग नाटक करते हो, तुम शो ऑफ करते हो। एंड यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और वो बहुत ही राइटली, बहुत ही अधिकार के साथ में वो एलिसिस के लोगों से कहेंगे कि तुम लोग सिर्फ शो ऑफ करते हो, क्योंकि तुम लोग ना तो फ्रेंच बोलना जानते हो और ना ही तुम लिखना जानते हो। तो इफ़ यू आर नॉट एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, फ्रेंच से अगर आप एक्वेंटेड नहीं तो यू आर नो लॉन्गर फ्रेंच पीपल, तो तुम फ्रेंच हो ही नहीं। तो दे हैव राइट टू से इट, उनके पास इसका अधिकार होगा। दे विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये अधिकार रहेगा तुमसे कहने के लिए कि तुम लोग शो ऑफ करते हो, क्योंकि तुम तो ना बोलना जानते हो और ना ही लिखना जानते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। और फिर से यहाँ पे एम हेमल जो है लिटिल फ्रेंच को रेफर करते हुए कहते हैं कि यू आर नॉट द वर्स्ट। वो कहते हैं कि लेकिन फ्रेंच तुम सबसे यहाँ पे खराब नहीं हो, यू आर नॉट द वर्स्ट पर्सन, मतलब तुम सबसे वर्स्ट नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। और उन्होंने कहा कि इसके लिए वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, मतलब हम सभी जो है इसके लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं। आर सेल्फ में खुद ही जो हम सभी अपने आप को ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए कि अगर हमें फ्रेंच लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो मीन्स फ्रेंच इज नॉट ओनली टू बी ब्लेम्ड। सिर्फ फ्रेंच को ही ब्लेम नहीं किया जा सकता है, वहां पर उसके टीचर भी उसके लिए गिल्टी हैं, उसके पेरेंट्स भी गिल्टी हैं, उसकी सराउंडिंग भी उसके लिए गिल्टी है। तो ये सभी जो है दे ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, ये सारे लोगों को ब्लेम किया जाएगा। तो योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। और फिर आगे बोलते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं दे वर नॉट एंक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न, वो तुम्हें बिल्कुल भी वो एंक्शियस नहीं थे। दे वर नॉट सीरियस एनफ टू हैव यू लर्न, मतलब वो सीरियस नहीं थे कि वो फ्रेंच को कुछ पढ़ाएं, कुछ उसको लिटरेट करें या कुछ उसको अच्छा बनाएं। इसके लिए उसके पेरेंट्स भी जो है प्रयासरत नहीं थे, वो भी उनका भी कोई एफर्ट नहीं था। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, वो प्रीफर करते थे। वो चूज करते थे। दे चोज टू पुट यू टू वर्क, मतलब वो चाहते थे कि फ्रेंच को काम पर रखें।
पुट यू टू वर्क ऑन अ फॉर्म, मतलब फॉर्म मीन्स क्या होता है, खेत पर, खेत में या फील्ड में वो फ्रेंच से काम कराएं, और एट द मिल्स या किसी फैक्ट्री में काम कराएं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनके फैमिली में कुछ अच्छी अर्निंग हो सके, और फ्रेंड्स को वो खेतों में काम करा करके, फैक्ट्री में काम करा के, जिससे उनकी फैमिली इनकम जो है इंक्रीज हो। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स चाहते थे, रादर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल, मतलब उसको स्कूल भेजने के बजाय या कुछ जो है सिखाने के बजाय वो चाहते थे कि वो काम करे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और फिर यहां पर टीचर अपने आप को भी ब्लेम करता है कि इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी उसके लिए ब्लेम किया जाता हूं कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। उन्होंने कहा कि क्या मैंने नहीं भेजा है कि जब मुझे इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स मीन्स जब मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, जब मुझे जो है तुम्हारे लेसन्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो क्या मैंने तुम्हें फ्लावर को वाटर करने के लिए, पेड़ों को पानी देने के लिए, क्या मैंने तुम लोगों को नहीं भेजा है? एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और क्या मैंने जब मुझे जो है फिशिंग के लिए जाना होता था, जब मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता, तो क्या मैंने तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दी है? इट मीन्स व्हेन द टीचर वाज विशिंग टू व्हेन द टीचर wished to go for fishing, so he had declared a holiday and he went for fishing। तो वो फिशिंग के लिए चला जाता था और वो बच्चों को हॉलीडे कर दिया करता था। तो क्या मतलब इन सारी चीजों को काउंट करके यहाँ टीचर भी अपने आप को ब्लेम करता है कि क्या उसने बच्चों के साथ ऐसा नहीं किया है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर इस तरह से उस जो है ही कीप काउंटिंग दीज ऑल द थिंग्स, जो है मिस्टर एम हैमल ऐसे वो गिनाते रहे, एक चीज से दूसरी चीज को गिनाते रहे। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, वो बात करते रहे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और पूरी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, मतलब कौन कौन वहां पर ब्लेम्ड है इसके लिए और कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही जस्ट कीप काउंटिंग ऑल दोज थिंग्स, वो इसकी जो है चीजों को जो है उसकी गिनती कराते रहे फ्रेंच को, और वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और साथ साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इस वर्ल्ड की, पूरे संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Student, these lines are very important, that Mr. M. Hamel is telling the importance of the language, the importance of the mother tongue. यहाँ पे जो है Mr. M. Hamel mother tongue का क्या importance होता है किसी भी नेटिव के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए, वो यहाँ पे importance बताते हैं। कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है विच इज क्लियरेस्ट, जो सबसे एकदम क्लियर, सबसे इजी और सबसे क्लियर लैंग्वेज है, विच इज वेरी लॉजिकल, जो बहुत ही लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड, जिसको हमें अवश्य ही प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, लेकिन मतलब क्योंकि जब लोग बंदी बनाए जाते हैं, व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, जब उनको इंस्लेव कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज पर जितना फास्ट मीन्स क्या होता है, फिक्स होना, तो जितना वो अपनी लैंग्वेज पे अडिग रहते हैं, अड़े रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये क्या होता है कि उनको उस प्रिजन से, उन प्रिजनमेंट से उनको बाहर निकालने के लिए उनकी मदर टंग ही काम आती है। इट मीन्स क्या होता है कि जो अपने कंट्री का कल्चर है, जो वहाँ की लैंग्वेज है, इफ वी आर परसिस्ट, इफ वी आर मीन्स अनमूव्ड, अगर हम वहाँ पे अनमूव्ड हैं, अडिग हैं, बिल्कुल उस पर फिक्स हैं, तो डेफिनेटली मीन्स इफ वी आर फिक्स्ड फॉर्मली एट अ प्लेस, सो डेफिनेटली नो वन कैन स्नैच आवर फ्रीडम, तो कोई भी हमारी फ्रीडम को छीन नहीं सकता है। तो ही इज टेलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड ही इज रिक्वेस्टिंग द पीपल टू गार्ड दियर लैंग्वेज। वो लोगों से कहते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को गार्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें। दिस इज द ओनली वे टू फ्री themselves from the prison of slavery। जो prison of slavery, जो एक अभी वो slave होने वाले हैं, यही एक चीज है जो उनको prison से बचा सकती है। And if a person knows his mother tongue well, so no one can enslave him। और वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई भी लोग जो है, जो अपने मदर टंग को जानते हैं, जो उस मदर टंग को बोलते हैं, तो डेफिनेटली उनको कोई भी एनस्लेव नहीं कर सकता है। So it was all about the importance of the French language told by Mr. M. Hamel. Then he opened a grammar and read us our lesson। तब उसके बाद जो है इन सब बातों को करने के बाद, importance of the language
फॉर द नेटिव, मतलब उस राष्ट्र के लोगों के लिए उस मातृभाषा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी बात करने के बाद देन ही ओपन द ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की बुक को ओपन किया एंड रीड अस आवर लेसन, और जो लेसन था पार्टिसिपल का ही रीड आउट दैट, इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, और यहाँ पर जो है फ्रेंच जो है ही वॉज वेरी एस्टोनिस्ड, वो बहुत सरप्राइज होता है कि हाउ वेल ही अंडरस्टूड दैट डे, कि वो कितने अच्छे ढंग से जो एक्सप्लेनेशन है जो एम हैमल उस दिन एक्सप्लेन करते हैं वो कितने अच्छे से उसको ग्रैब करता है, कितने अच्छे से उसको समझ जाता है। ऑल ही सेड सीम्ड टू सो इजी, और जो भी बात वो वहां पे समझाते हैं, जो भी वो एक्सप्लेन करते हैं, दैट सीम्ड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वो बहुत ही आसान लगता है समझने के लिए। सो इजी मतलब बहुत ही आसान, बहुत ही आसान लगता है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और फिर उसी दिन जो है फ्रेंच ये फील करता है, वो उसको ये लगता है कि शायद इसके पहले उसने जो है कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। ही वॉज नॉट सो मच अटेंटिव एज ही इज टूडे, जैसे कि वो आज जो है अटेंटिव है, जैसे आज वो बहुत ही केयरफुली चीजों को सुन रहा है, इस तरह से वो पहले इतना केयरफुल नहीं रहता था, इतना अटेंटिव नहीं रहता था। और उसके टीचर भी इतने पेशेंस के साथ में, इतने पेशेंस के साथ में किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को इतना एलोबरेट नहीं करते थे। ही फेल्ट दैट, उसने ये महसूस किया कि वो इसके पहले इतना अटेंटिव नहीं था, और उसके टीचर भी इतने पेशेंस के साथ कभी भी इतना एक्सप्लेन नहीं करते थे। एंड दैट वाज द रीजन दैट द टीचर वाज पेशेंट टू एक्सप्लेन द टॉपिक एंड French was attentive to listen that. So these two things made the topic very easy and he found very easy that topic to understand. उसे समझने में वो टॉपिक बहुत ही आसान लगता है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. It seemed almost, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एज इफ द पुअर मैन मीन्स क्या होता है, हेल्पलेस मीन्स क्या होता है कि जो कुछ और नहीं कर सकता है, तो यहां पे सब हेल्पलेस हैं, क्योंकि वेरी सून वहां पे प्रशियन पीपल आएंगे, वो जर्मन पीपल आएंगे और लोगों को वहां पर जर्मन लैंग्वेज फोर्सफुली जो है सिखाई जाएगी। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो एम हैमल है ही इज हेल्पलेस, ही कांट डू एनी चेंज, वहां पे वो कोई चेंज नहीं कर सकते, ही इज हेल्पलेस ओनली, वो बस लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, तो वही वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि अगर एक कोई मतलब हेल्पलेस पर्सन है जो मतलब वो चाहता है कि वो हर चीजों को दे, ऑल ही न्यू मतलब जितना वो जानता है, तो यहां पे क्या है, एम हैमल जितना वो जानते थे वो हर चीज देना चाहते थे उस दिन, बिफोर गोइंग अवे, वहां जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो चाहते थे, मींस ही विश्ड टू पुट ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीजें वो जानते थे, पुट ऑल द थिंग्स इन वन गो, वो चाहते थे कि एक झटके में जो है सारी चीजें वो लोगों को इंस्टॉल कर दें, सारी चीजें लोगों को शेयर कर दें, वो ऐसा चाहते थे कि वन स्ट्रोक में एट अ टाइम, मतलब एक ही समय पर सारी चीजें वो लोगों को बता दें। तो ही वॉज एलोबरेटिंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, वो सारी चीजें वो लोगों को बता रहे थे एक ही समय पर, वो चाहते थे कि सबको जो है एक समय पर सारी चीजें समझ में आ जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद जब एम हैमल ने ग्रामर को एक्सप्लेन कर दिया तो वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो उनका एक लेसन था राइटिंग के लिए भी। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हैमल ने जो है ही हैड न्यू कॉपीज, उन्होंने जो है न्यू कॉपीज लाई थी, नई कॉपीज लाई थी फॉर अस, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स के लिए, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ था। राउंड हैंड मींस क्या होता था कि ऑल द फॉन्ट ऑफ लेटर वाज एट वन साइज, वो सारे लेटर जो लिखे थे वो वन साइज में लिखे हुए थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कुछ रनिंग हैंड में लिखा गया हो, तो दैट वाज रिटन इन राउंड हैंड, पूरे अच्छे ढंग से वो लिखा गया था। अबाउट द फ्रांस एल्सेस, और वहां पे उस पेज में फ्रांस एल्सेस उसके बारे में लिखा गया था। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फ्रांस एंड एल्सेस। इट मीन्स क्या होता था कि ग्रामर के बाद दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, स्टूडेंट को जो है राइटिंग का एक लेसन लिया गया। एम हैमल गेव द क्लास न्यू नोटबुक्स, और एम हैमल ने क्या किया, क्लास में नोटबुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया विद फ्रांस एल्सेस ब्यूटीफुल रिटन ऑन देम, और उस नोटबुक्स पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सेस, तो उसका जो कवर पेज था उस पे बहुत अच्छे राइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो कॉपी क्या दिख रही थी, जैसे एक छोटा सा फ्लैग की तरह से दिख रही थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर, जैसे कि हर एक बेंच पर जब वो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई तो पूरे
बच्चों के टेबल पे वो एक एज अ फ्लैग जो है दिखाई दे रही थी। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में हर जगह वो दिखाई दे रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको रॉड से एक उसमें कोई रॉड फिक्स किया गया है और एक फ्लैग की तरह से वो फ्लोट कर रही थी। इट वॉज फ्लोटिंग ऑल अराउंड इन द क्लास लाइक फ्लैग की जो फ्लैग्स ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का जो फ्लैग है उसकी तरह से वो एकदम विजिबल थी। सो दैट वाज शोइंग द पैट्रोटिज्म, वो क्या एक पैट्रोटिज्म शो कर रहा था। मींस फ्रेंड्स फेल्ट देयर दैट ही वाज एन एयर ऑफ पैट्रोटिज्म, की वो एक वहां पर राष्ट्रभक्ति की एक लहर दौड़ गई है पूरे क्लास में। और जो नोटबुक्स हैं दे वर लुकिंग लाइक फ्लैग्स, वो फ्लैग की तरह दिख रही थी, एंड दैट वाज फ्लोटिंग ऑल अराउंड इन द क्लास। You ought to have seen how everyone set to work, और आप वहां पर बिल्कुल देख सकते थे। Now Franz is telling to his reader को वो कहता है कि आपको बहुत ही आसानी से आप देख सकते थे किस तरह से सब लोग जो है पूरे कंसंट्रेट होकर के, कितने मन से, कितने तल्लीन होकर के, कितने जो है क्यूरियस होकर के वो अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी वहां पर शांति थी। देयर वॉज नो बशल, कोई भी नॉइज नहीं हो रही थी, सब लोग जो है सिर्फ काम में लगे हुए थे। जनरली होता क्या था क्लास में कि जैसे ही चांस मिलता था तो स्टूडेंट दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में बात करना शुरू कर देते थे। तो मतलब उस दिन क्या था, लेकिन सब लोग का एक टारगेट था फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। तो जब किसी के पास कोई लक्ष्य होता है कुछ करने के लिए, तो वहां पे किसी और चीजों पर दिमाग नहीं जाता है। तो इसलिए क्लास क्या थी, बिल्कुल क्वाइट थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और सिर्फ एक ही साउंड वहां पे आ रही थी, दैट वॉज ओनली साउंड ऑफ पेन राइटिंग ऑन द पेपर, एंड दैट वाज द साउंड ऑफ पेन राइटिंग। जब लोग पेन को चला रहे थे पेपर पे, तो दैट साउंड वाज कमिंग, वही सिर्फ एक साउंड जो है आ रही थी। बाकी वहां पर क्या था, देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस इनसाइड द क्लास। क्लास में पूरी तरह से क्या थी, शांति थी, वहां पे कोई नॉइज नहीं हो रहा था। एवरीबडी वाज सेट टू वर्क, सारे लोग जो है अच्छे से काम